साथियों, आज हम सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के साथ हैं। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी को कौन नहीं जानता। वे कवि हैं, गज़लकार और संवाददाता भी। वो AIR आकाशवाणी में उप महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। वेनेजुएला, आयरलैंड और दुबई आदि बहुत से देशों में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सबसे प्रमुख हैं, महत्वपूर्ण हैं। देश विदेश के पत्र पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। गज़लें और लेख इनकी प्रसिद्धि का, इनकी लोकप्रियता का कारण बनते हैं। साथियों, इनका गज़ल संग्रह खुशबू तो बचा ली जाए साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इनकी कविताओं में भी ये लगभग 25-30 विधाओं में काम एक साथ कर रहे हैं। गीत हो, नवगीत, गज़ल, छंद मुक्त कविता, दोहा, माहिया, पद, मुक्तक, रुबाई, हायकू, घनाक्षरी, सवैया, कुंडलिया, क्षणिका, कहमुकरी, त्रिवेणी, इन सब में इनका रचनाकर्म होता रहा है। देश विदेश की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में इनकी रचनाओं का प्रकाशन होता रहा है। साहित्य अकादमी के गज़ल संचयन कमलेश्वर द्वारा संपादित हिंदुस्तानी गज़लें या गज़ल दुष्यंत के बाद तथा अन्य कई संचयनों में इनकी गज़लें शामिल हैं। कविता कोश हो, अनुभूति हो, सभी वेबसाइट पर इनकी कविताएं संकलित देखने को मिल जाएंगी। दुनिया के अनेक टीवी चैनलों में, रेडियो चैनलों में इनकी साक्षात्कार और इनकी कविताएं लगातार प्रसारित होती रही हैं। 2013 में वेनेजुएला में आयोजित विश्व कविता महोत्सव में भारत से एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाले कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी रहे हैं। दुबई अंतर्राष्ट्रीय कविता महोत्सव में भी 2016 में इन्होंने भारत और हिंदी के प्रतिनिधि कवि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। साथियों, मैं सौभाग्यशाली रही हूँ कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को रूबरू कई दफ़ा सुना है, बहुत बार सुना है, उनकी मुरीद हूँ। ख़ास तौर पर उनके तरन्नुम में कही गई गज़लों की, क्योंकि जब वो गाते हैं इन सारी खूबियों के साथ वो एक सुरीले कंठ के मालिक भी हैं और जब गाते हैं तो और मोह लेते हैं। वो गज़ल जो है खुलकर ऐसे सामने मुकम्मल होती है। तो आज लेकिन बिल्कुल अलग तेवर और मिजाज की उनकी कुछ कविताएं लेकर बैठी हूँ मैं अपने शोधार्थियों के लिए, क्योंकि आज तरन्नुम की बात नहीं हो रही, गज़लों की बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ सार्थक कविताएं जो इस श्रृंखला में महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगी, मैं उन कविताओं की बात साथियों ज़रूर करूंगी। और आज उन कविताओं के बहाने हम लोग लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी की रचनात्मक यात्रा तय करेंगे। साथियों, मेरी पसंद की वो 5 कविताएं हैं। पहली कविता है अंधेरे के दिन। बदल गए हैं अंधेरों के दिन, अब वे नहीं निकलते सहमे ठिठके चुपके चुपके रात के वक्त। वे दिन दहाड़े घूमते हैं बस्ती में सीना ताने, कह कहे लगाते, नहीं डरते उजालों से, नहीं डरते उजालों से, बल्कि उजाले ही सहम जाते हैं इनसे। अक्सर वे धमकाते भी हैं उजालों को, बदल गए हैं अंधेरों के दिन। आप सिंबल देखिए, आप प्रतीकों को चिन्हिए, पकड़िए। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी जिस गहराई से अंधेरे और उजाले की बात कर रहे हैं, दरअसल ये अंधेरा है अमानवीयता का, अंधेरा है क्रूरता का, पर्यावरण में पसरी हुई जो प्रदूषण है उसका, और लगातार हम जिस संवेदन शून्य दुनिया में जी रहे हैं, मर रहे हैं, और लगातार आदमी पर किसी भी तरह का क्या कह सकते हैं, भरोसा नहीं टिकता। आदमी का आदमियत से भरोसा उठ चुका है। आदमी न सेवा, न सत्कार, न सहयोग, न सहभागिता, एकदम से वह नई चलन का आदमी हो गया है। तो ये अंधेरा बड़े व्यापक मायनों में है, आप इसे देखें। और ये अंधेरा अब मुहजोरी करता है। ये अंधेरा अब शर्मिंदा नहीं है। ये वो अंधेरा नहीं है जो मुक्तिबोध का था। ये वो अंधेरा है जो सरेआम घूमता है अपनी क्रूरता और अपनी हिंसा और अपनी अराजकता के साथ, और सीना ताने अकड़ कर अपनी ठसक के साथ घूमता है और शर्मिंदा करता है उजालों को। यानी सत्य को, ईमानदारी को, निष्ठा को, कर्तव्य को शर्मिंदा करता है।
जो सरल है, जो सीधा है, जो सुलभ है, उसको शर्मिंदा करता है। तो बेहतरीन कविता थी शोधार्थियों। दूसरी कविता है ढिठाई। ये कविता मुझे विशेष प्रिय है। वो एक मरियल सा चींटा था, बल्कि चींटे का बच्चा था। 3 बार फेंका मैंने उसे दूर, उंगली से छिटक कर, पर वह ढीठ 4थी बार भी उसी रास्ते लौट कर बढ़ा मेरी ओर। और तब अचानक आया मुझे ख्याल, हो सकता है इसे पता हो यही एकमात्र रास्ता अपने घर लौटने का, जहाँ प्रतीक्षा में बैठी हो उसकी माँ। और मैंने जाने दिया उसे बेरोक टोक। कितनी गहराई से बड़ी सूक्ष्म चीज़ों को, छोटी छोटी घटनाओं को, छोटे छोटे ब्यौरों को, छोटी छोटी स्थितियों परिस्थितियों को लक्ष्मी शंकर वाजपेयी पकड़ते हैं और शब्दों में कैद कर उसे एक विराट बिंब बनाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, अपनी लीक पर चलती है चींटी। अब वो चींटा जिस रास्ते, और क्योंकि वो लीक पर इसलिए चलते हैं, वो एक राह पकड़कर इसलिए चलते हैं कि जहाँ जो गंध वो छोड़ गए होते हैं उसी को सूंघते भापते और रास्ता पकड़ते हैं। वे कुछ देखते नहीं, इसीलिए भटकते नहीं। आप ध्यान दीजिए कि उनके पास नज़र दृष्टि नहीं, और इसीलिए वो इधर उधर भटकते नहीं। भटकन नहीं है, वो अपनी लीक पर चलते हैं। तो बार बार हटाए जाने पर भी वहीं सटते हैं, वहीं आकर लगते हैं और फिर उसी राह को पकड़ते हैं। और अंत में एक मानवीय बिंब बना दिया है कवि ने कि माँ प्रतीक्षारत होगी और ये और कहीं नहीं जाएगा, इसे लौटने की भी जल्दी है, शीघ्रता है, और ये लौटकर अपने घर की ओर वापस आना चाहता है। ये कविता है बेटी। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी के मुँह से भी ये कविता मैंने कई दफ़ा सुनी है, आप भी सुने। मेरी सबसे बड़ी चिंता अपनी बेटी के भविष्य को लेकर है। मेरा बेटा तो हमेशा खेलता है पिस्तौल, स्टेन गन, मशीन गन से, रचाता है युद्ध, करता है बम वर्षा, लेकिन अपनी बेटी का क्या करूं? वो हमेशा कुड़ियों से खेलती है। समूची स्त्री जाति को, प्रजाति को सृष्टि की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी दे रहे हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी। तमाम कोमल संभावनाओं को, संवेदनाओं को, स्मृतियों को संजोए रखने की जिम्मेदारी दे रहे हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बेटी के कांधे पर, कि ये सुधियां, ये स्मृतियां, ये कोमल भावनाएं तुम ही सजो सकती हो, लेकिन इस क्रूर और लगातार क्रूरतम होते जाते संसार से तुम कैसे लड़ पाओगी? तुम मिसफिट हो जाओगी। क्यों? क्योंकि परवरिश का फर्क, अच्छे एलीट क्लास में भी, संभ्रांत परिवारों में भी ये परवरिश का फर्क साथियों देखा जाता है। बेटे की परवरिश अलग तरीके से और बेटियों की अलग तरीके से। तमाम भावना, संवेदन और क्या कह सकते हैं, भाव के रूप में बेटियों को और विचार के रूप में पुरुष को, हृदय के रूप में बेटियों को और मस्तिष्क के रूप में पुरुष को। तो बेटा पैदा होते से ही पुरुष होता है, जबकि बेटियां अपने अपनी कोमल भावनाओं को संजोए रखती हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द उनकी दुनिया बनती बसती है। और माता पिता भी यही अपेक्षा करते हैं कि कोमलतम है वो, बायोलॉजिकल ही नहीं, भाव स्वरूप भी, और इस कर्कश, कठोर, निर्मम दुनिया से उसे किस तरह से बचा लिया जाए। तो चिंता है माता पिता को, दोनों को ही, अभिभावकों को ये चिंता है कि इसकी परवरिश इस ढंग से नहीं की गई है कि वह समय और समाज की इस क्रूर चेहरे से सामना कर सके। और बेटी की यहाँ बुराई नहीं है। दरअसल होता क्या है कि ये समाज की मानसिकता है, समझ है। दोस्त मित्र यार परिवार संबंधी जो भी आते हैं खिलौनों में, बेटों के लिए पिस्तौल लाएंगे, बेटों के लिए स्टेन गन लाएंगे, बेटों के लिए उस तरह के कठोर, जिसको कहते हैं भाव वाले खिलौने लेकर आएंगे, और मजबूत चीज़ें बेटे के लिए लेकर आएंगे। और बेटियों के लिए साज सजावट, साज संभाल, देखभाल, प्रेम परवाह, उसी में रची बसी रहे बेटियाँ। आप समझ रहे हैं?
तो परवरिश से ही ये जो अलगाव होता है और लगाव कि बेटे को अलगाते हुए दरअसल उसे मजबूत बनाया जाता है, मर्द बनो। और बेटियों की परवरिश में माता पिता ही बार बार आशंकित होते हैं कि इस दुनिया में ये मिसफिट रहेगी, ये इस दुनिया को फेस कैसे करेगी, इस दुनिया को कैसे समझ पाएगी। अगली कविता है खंडित प्रतिमाएं। अब वे सब की सब रख दी गई हैं एक पुराने बरगद के नीचे। यही तरीका है शायद कि संभव नहीं हो नदी में विसर्जन, तो रख देते हैं खंडित प्रतिमाओं को किसी पेड़ के नीचे। कभी पूजा घरों में प्रतिष्ठित इन्हीं के सामने खड़े होते थे लोग, अपनी संपूर्ण दयनीयता, विनम्रता और भक्तिभाव समेटे। जोड़कर कातर हाथ यही बचाती थी बच्चों को रोगों से, दिलाती थी परीक्षाओं में नंबर, सुधार देती थी बिगड़ा हुआ पेपर। यही बचाती थी बच्चों को रोगों से, दिलाती थी परीक्षाओं में नंबर, सुधार देती थी बिगड़ा हुआ पेपर, सुरक्षित ले आती थी बच्चों के पिता को दूसरे शहरों से। ध्यान रखती थी हॉस्टल में पढ़ रही बेटी का। पूरी हुई कितनी मन्नतें इन्हीं की पूजा से, अब वे उपेक्षित कर दी गई हैं। खंडित प्रतिमाएं अब वे उपेक्षित कर दी गई हैं सत्ता से उतरे सत्ताधीश की भांति। अब देखिए, बड़ा कवि, कद्दावर कवि ऐसा ही होता है कि वो जोड़ रहा है उस विराट बाहरी संसार से भी जोड़ रहा है। एक संवेदन उसका भीतर का है, एक उसका आंतरिक जिसको कहते हैं अंतर जगत है, और एक बाहरी अनुभवों का संसार है। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी का जो यह अनुभव संसार है, सत्ता, प्रशासन और उसकी क्या कह सकते हैं, ठोस चीज़ों को भी लाकर कविता में पैरेलल समानांतर खड़ा कर देते हैं। सत्ता से उतरे सत्ताधीश की भांति आते जाते कुछ राहगीर अब भी जोड़ देते हैं हाथ श्रद्धावश। तब क्या इन्हें भी मिलती होगी उतनी ही खुशी जितनी की मिलती है स्वयं को उपेक्षित महसूसते वृद्ध पिता को, लंबे अरसे बाद अपने बेटे की चिट्ठी पाकर। कितनी चीज़ों को लक्ष्मी शंकर वाजपेयी एक साथ इस कविता में लेकर आते हैं। एक तरफ एक डर है, आशंका है, भय है। हम जैसे जैसे बड़े और सयाने होते जाते हैं ना, भीरू होते जाते हैं, दुबकने लगते हैं, अपने में सिमटने लगते हैं, अपना एक कंफर्ट जोन बना लेते हैं और उसी के इर्द गिर्द रहते हैं। जैसे जैसे सयाने होते जाते हैं, जैसे जैसे समझदार होते जाते हैं, पर यही समझदारी आपको व्यवहारिक बनाने लगती है। आप दुनियादार होने लगते हैं धीरे धीरे, और इस दुनियादारी में बहुत नज़दीकी आपके जो रिश्ते, जो आपके बहुत क्या कह सकते हैं, आत्मा के जो हिस्से होते हैं, उन रिश्तों से हम धीरे धीरे छूटने छिटकने लगते हैं। तो इस कविता में एक विराट बिंब हम लोगों ने देखा। एक अलग कविता, संकेतों की भाषा। वे 4-5 के समूह में बातें करते हैं संकेतों की भाषा में। देखते बनती है उनके हाथों और उंगलियों की संचालन की मुद्राएं, उनकी गति। वे डूबे हैं बहुत गहरे अपने वार्तालाप में। तरह तरह के भाव उभरते हैं उनके चेहरों पर। उनकी इस बातचीत का दृश्य बनाता है अजीब कौतूहल का वातावरण। विस्मित हो देखते हैं आसपास के लोग, फिर आपस में मुस्कुराते हैं, दया भाव से लेकर उपहास तक के मिश्रित भावों से। उभरते हैं उनके चेहरों पर। उनकी इस बातचीत का दृश्य बनाता है अजीब कौतूहल का वातावरण। विस्मित हो देखते हैं आसपास के लोग, फिर आपस में फुसफुसाते हैं, दया भाव से लेकर उपहास तक के मिश्रित भावों से। गूंगे हैं, फुसफुसाता है कोई। उन्हें दिखता है सिर्फ गूंगापन। वे सुन नहीं पाते कि इस वार्तालाप में जिंदगी कैसे चहक चहक कर हो रही है। ये उनके अपने अनुभव हैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी के, और अनुभवों से ही हम समृद्ध होते हैं। हमारे पास ये 3 ज़रूरी चीज़ें यदि नहीं हैं तो रचनाएं कालजयी नहीं होंगी, रचनाकार कालजयी नहीं होगा। बड़े कद्दावर का कवि वही होगा और उसकी रचनाएं ही बचेंगी और रचेंगी अपना प्रति संविधान, जहाँ ये संवेदन भरपूर है,
जहाँ स्मृतियों का संग्रहालय है, खजाना है, और जहाँ आप कह सकते हैं कि अनुभव, भोगा हुआ सच, अनुभूत सत्य, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी ने जो बाहर की व्यवहार की दुनिया में देखा, समझा, और कैसे धीरे धीरे जिनके पास बोली है, भाषा है, वे रिक्त होते जा रहे हैं, रीते होते जा रहे हैं, उनके संवाद कमते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और जो बेजुबान हैं, जो मुखर नहीं हैं, जो संवाद नहीं कर सकते, और आसपास की दुनिया उपहास करती है कि अरे ये तो गूंगे हैं, ये सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, तो वे बात तो करते हैं, वे संवाद तो करते हैं, वे एक दूसरे में आवाजाही तो करते हैं, लेकिन जो मुखर लोग हैं, जो बात बात में उत्तेजित हो जाते हैं, जो बड़े चतुर चालाक बोली भाषा के ठेकेदार हैं, वे धीरे धीरे संवादहीनता के शिकार होते हैं। तो बड़ी विराट कविता थी। अपने प्रिय कवि को मैं इन्हीं 5 कविताओं के साथ सप्रेम याद करती हूँ और अपने शोधार्थियों के साथ इन 5 कविताओं पर खुली चर्चा का आमंत्रण करती हूँ। बहुत धन्यवाद।